तो आज हम लोग गवेषणा के मंच पर एक बार फिर से मिले हैं एक नए मनोवैज्ञानिक के साथ, जो अमेठी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और 5 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, जिनका गवेषणा में और गवेषणा के मंच में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम लोग कुछ मूलभूत समस्याओं के ऊपर विचार करना चाहेंगे कि चूँकि आपका पूरा अध्ययन और अध्यापन दोनों ही मनोविज्ञान में है और आप मनोविज्ञान के एक्सपर्ट हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो जीवन का जो एक मनोवैज्ञानिक जो आधार होते हैं, वो क्या हैं? और उससे भी पहले हम लोग ये जानने का मतलब प्रयास करें तो ज़्यादा उचित होगा कि आखिर मनोविज्ञान है क्या? है ना? तो प्लीज़ आप मतलब इस पर कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद दिनेश जी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान हमारे मानसिक प्रक्रियाओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मानसिक प्रक्रियाएं मतलब कि हमारे ज़िंदगी में जितने भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो हमारे बातें करने का तरीका हो, हमारे जो इमोशनल रेगुलेशंस हैं, हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट्स हैं, हमारा जो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना और उन समस्याओं के समाधान पे फोकस करते हैं। और उससे पहले एक चीज़ और है कि यहाँ हमने देख लिया कि मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन करता है मानसिक प्रक्रियाओं का, और कुछ जो मिथ्य हैं, जो मनोविज्ञान के बारे में गलत धारणाएं हैं, उसको भी समझना यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट हो गया है। अच्छा, मैं इसकी शुरुआत में पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड कहा जाता है, तो मन पहले ये समझना ज़्यादा उचित रहेगा कि मन ही क्या है ना? तो मन और फिर उसका विज्ञान क्या है, इस बात को हम लोग समझें। जी, जो हमारा मन है वो बहुत सारे तथ्यों से मिलके बना है। मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम फिजिकली डिफाइन करें कि जैसे यह एक गिलास है तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसका एक साइज एंड शेप है, ये किसी एक मेटल से मिलके बना है। लेकिन ये जो हमारा मन है उसका ना तो कोई साइज एंड शेप है और ना ही वो किसी मेटल से बना है, बल्कि ये हमारे दिन ब दिन के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों से मिलके जो हमारे लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स हैं, उन सारी चीज़ों से मिलके एक हमारा व्यक्तित्व बनता है, और उस व्यक्तित्व को हम मन कह सकते हैं। और हर व्यक्ति का, हम कहते हैं, हम डेली लाइफ में अपने इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उसका मन तो किसी दूसरे तरीके का है, या मेरा मन आज इस तरीके का हो रहा है। तो हम बेसिकली किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं? जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारे इंटरनल प्रोसेसेस हैं, हम उस चीज़ को रेफर कर रहे हैं कि हमारा मन या उसका मन। तो बेसिकली जो माइंड है, जो मन है, वो हमारे दिन ब दिन के अनुभवों से मिलके बनता है, और उसमें लगभग स्टेबिलिटी होती है, और हम दिन ब दिन जितनी चीज़ें सीखते हैं और जितना अनुभव हम ज्ञान ज्ञात करते हैं, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, और वो एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक डायनेमिक एंटिटी है जो हमारे डे टू डे लाइफ से इन्फ्लुएंस होता है। और जो हमारा मनोविज्ञान है, हम इन्हीं चीज़ों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं कि जैसे हमारा मन है तो किन चीज़ों से मिलके बना है मन, क्या क्या अनुभव हैं, और उन अनुभवों को हम कैसे और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। मनोविज्ञान में फिर कुछ समस्याएं, जैसे लोगों को लगता है कि मेरा कंसंट्रेशन ठीक से नहीं बन पा रहा है, मेरा रिलेशनशिप बेहतर नहीं ठीक से चल पा रहा है ना, और मेरे जो सीखने की क्षमता है उसका विकास सही से नहीं हो पा रही, हमारी जो मेमोरी है वो उतनी बेहतर नहीं है। तो इस तरह की जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, मनोविज्ञान इन समस्याओं को किस तरह से देखता है? जी, जो हमारे जो मानसिक प्रोसेसेस हैं, जो इन, जैसे आपने कहा कि
हमारा मेमोरी ठीक से काम नहीं करता है, या हमारा क्या कहते हैं, हम चीज़ों को ठीक से याद नहीं कर पाते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सारी चीज़ें यूँ तो मनोविज्ञान में कुछ धारणाएं हैं जो इन सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से बताती हैं। जैसे मैं एक यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि सिगमंड फ्राइड ने एक अप्रोच को डेवलप किया था जिसको उन्होंने नाम दिया था साइको एनालिसिस। ठीक है। और साइको एनालिसिस के अनुसार जो हमारा मन है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से होता है, और इसका विकास मूलतः जो हमारे बचपन के कुछ साल होते हैं उसमें हो जाता है, और जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वही कहीं ना कहीं जाके हमारे व्यक्तित्व को विकास में प्रभावी होता है। जो हमारे बचपन में जो हम चीज़ें सीखते हैं या कहीं कुछ चीज़ें लैकनेसेस रह जाती हैं, वही हमारे एडल्ट पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। इसके अलावा और भी कुछ मुख्य धाराएं हैं। उनमें से एक व्यवहारात्मक मनोविज्ञान या बिहेवियरल अप्रोच हम कहते हैं उसको। तो व्यवहारात्मक मनोविज्ञान ये कहता है कि हमारे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो हम दिन ब दिन सीखते हैं। अच्छा, मैंने मेरे व्यक्तित्व में कुछ चीज़ें हैं, और हो सकता है कि मैं कल कुछ और चीज़ें सीखता हूँ तो वो व्यक्तित्व की जो चीज़ें हैं उसमें कुछ बदलाव आएगा। जो आज का मैं जो अजीत सिंह हूँ, कल के अजीत सिंह में कुछ ना कुछ बदलाव रहेगा। क्यों? और ये बदलाव कैसे है? क्योंकि आज के अजीत सिंह ने कुछ बातें सीखी हैं और उन चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में ऐड ऑन किया है। तो इसी तरीके से व्यवहारात्मक मनोविज्ञान ये कहता है कि हमारे लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और चाहे वो हमारा अचीवमेंट्स हो या हमारे प्रॉब्लम्स हो, दोनों हम सीखते हैं, और ये दिन ब दिन हमारे व्यक्तित्व में जुड़ता जाता है। जैसे आजकल एक बहुत मुख्य समस्या सभी छात्रों के बीच, और बहुत हर वो व्यक्ति जो इस मानव समाज में है, उनको एक समस्या सामना करना पड़ता है, तनाव की समस्या को लेकर मनोविज्ञान किस तरह से विचार करता है। क्योंकि आज के जो भागदौड़ वाली जो हमारी जिंदगी है, बहुत सारे लक्ष्य हैं, बहुत सारे साधन हैं, और बहुत सारी चीजों को जहां हमें एक समय में ही मैनेज करना पड़ता है, तो तनाव होना बहुत स्वाभाविक है। तो ये जो तनाव है, इसको क्या साइकोलॉजिकली मैनेज करने के लिए कोई सिद्धांत या थ्योरीज हैं जिसकी समझ के द्वारा हम इसको आसानी से मैनेज कर सकें और एक प्रभावकारी रूप में अपने जीवन को जी सकें? जी, ये आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं ये कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने लाइफ में इस प्रश्न से ज़रूर जूझता है। और क्योंकि आज के डेट में हमारी लाइफ क्या है, मल्टी स्फीयर लाइफ हो चुकी है। कोई भी एक व्यक्ति है, वो एक साथ एक से अनेक काम कर रहा है। अगर कोई एक विद्यार्थी है तो विद्यार्थी में अपना पढ़ाई भी कर रहा है, अपने पारिवारिक जिंदगी भी जी रहा है, अपने जो दोस्त है उनके साथ भी जी रहा है, उनके फ्यूचर के लिए भी उसे टेंशन है कि मैं क्या बनूंगा या क्या बनूंगी, मुझे किस तरीके से पढ़ाई करना है, मुझे किस तरीके से पैसे अर्न करने हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करने हैं, जो हमारी फैमिली है उसके साथ कैसे रिलेशनशिप्स को मैनेज करने हैं। तो कहीं ना कहीं ये मल्टी स्फीयर लाइफ की बात हो रही है। और जहां हम मल्टी स्फीयर लाइफ की बात करेंगे तो तनाव एक स्वाभाविक सा रिएक्शन है। और मनोविज्ञान के अनुसार तनाव कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक रिएक्शन है। और जो हमारे मानसिक रूप से हम एक साथ अगर बहुत सारी कामों को करते रहते हैं या किसी एक काम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो एक हमारा रिएक्शन क्रिएट होता है। उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंजाइटी या फिर फियर। ठीक है। और उस तनाव या एंजाइटी या फियर को दूर करने का सबसे उत्तम जो उपाय है वो ये है कि जितना ज़्यादा हो सके आप मल्टी स्फीयर लाइफ को ज़्यादा मल्टी स्फीयर लाइफ ना बनाएं, बल्कि 1 या 2 या 4 आप ऐसी चीज़ें लाइफ करें जिसमें आप पूर्णतः आप अपना पूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। ठीक है। और
एक कंसेप्ट है, हम लोग मनोविज्ञान में कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि आपकी एक वर्क लाइफ अलग है और एक पर्सनल लाइफ अलग है। इन दोनों के बीच का बैलेंस, कि जो वर्क लाइफ है उसका जो असर है वो पर्सनल लाइफ में ना हो, और जो पर्सनल लाइफ है उसका असर आपके वर्क लाइफ में ना हो। लेकिन ये तो स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता है। आपके काम में अगर आपको प्रेशर्स हैं तो निश्चित रूप से आपका जो पारिवारिक जीवन है आप उसमें अपनी पूर्णता से अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। और यदि आपके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का कोई तनाव है तो इसको मतलब मैनेज किस तरह से किया जाए? जी, यही एक बड़ी समस्या है कि हम कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाते हैं कि ये तो, हमें लगता है कि ये तो कॉमन बात है, ये तो होना ही है। लेकिन अगर हम उसको गहराई से देखें तो ये कॉमन बात नहीं है। ये हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि ये तो कॉमन बात है, ये तो होना ही है। अब हमने एक मानसिक बातें, मतलब एक मन में एक चीजें बैठा ली है कि 2 + 2 = 4, ये तो होना ही है, सबको पता है। लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। 2 + 2 = 4 क्यों? ये एक आम बात नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। हमें उस लॉजिक को समझना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि 2 + 2 = 4, ये तो साधारण सी बात है, ये तो होता ही है। इसी तरीके से हम जब भी कहते हैं कि तनाव होना या लाइफ के सिचुएशंस को हैंडल ना कर पाना ये तो साधारण सी बात है, आम बात है, ये होना ही होता है, ये गलत है। हमें इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। और लॉजिक वो ये है कि हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है कि यार हमारे घर की जो पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो हम अगर वर्क लाइफ में वो हमारे असर कर रही हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक है। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हम उस व्यवहार को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि 2 + 2 = 4 वो स्वाभाविक नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, एक्सप्लेनेशन है। इसी तरीके से ये हमारे मन में एक बैठ चुका है कि ये तो स्वाभाविक है, ऐसा होता ही है, लेकिन ऐसा स्वाभाविक नहीं है। हमारे मन को हमने एक अपनी चाबी सौंप दी है कि तुम जैसा करोगे, कंडीशन कर ली है। तो इसी कंडीशन को हम रिवर्स कंडीशनिंग कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। हमारी लाइफ की जो पर्सनल लाइफ की जो चीजें हैं वो अलग है, जो प्रोफेशनल लाइफ की चीजें हैं वो अलग है। तभी जाके आपका कहीं ना कहीं जो एंजाइटी है या जो तनाव है वो कम होगा। और आप प्रोफेशनल लाइफ को क्योंकि आप प्रोफेशनल लाइफ की समस्याएं अगर आपकी पर्सनल लाइफ में आ जाएं तो पर्सनल लाइफ में एक ऐसी समस्याएं जन्म ले लेंगी, कल आप प्रोफेशनल लाइफ की समस्या का समाधान आपको मिल भी गया लेकिन पर्सनल लाइफ में एक नई समस्या पैदा हो गई। तो इसलिए ये जो दोनों के बीच जो सेग्रीगेशन है वो बनाए रखना बहुत जरूरी है। और आपको उसको मतलब अलग अलग प्रोफेशनल को प्रोफेशनल बिल्कुल की तरह डील करना पड़ेगा और पर्सनल लाइफ की जो तनाव है उनको पर्सनल होकर के ही डील किया जा सकता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी जीवन की अलग चैलेंजेस हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो वर्किंग प्रोफेशनल की अलग चैलेंजेस हैं। अगर आप एक पारिवारिक इंसान हैं तो पारिवारिक इंसान की एक अलग चैलेंजेस हैं। इन सारी चीज़ों को मर्ज नहीं होने देना है, एक दूसरे से मिलने नहीं देना है, बल्कि इन तीनों की जो बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज को पहचानना है हमें कि कहाँ पे हमें किस चीज़ को सेग्रीगेट करना है और कहाँ किस चीज़ को मिलाना है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे तब तक ये जो मल्टी स्फीयर लाइफ वाली बात जो मैंने आपको कही वो मल्टी स्फीयर लाइफ के चैलेंजेस की वजह से हमारे तनाव उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। इसमें अब मैं एक और समस्या को लेना चाहूँगा कि सीखने की क्षमता। सीखने की क्षमता के विकास में मनोविज्ञान जो है, एक बच्चा जो है बचपन से जब वो जन्म लेता है उसके सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। तो सीखने की प्रक्रिया को लेकर के कितनी तरह की समस्याएं आती हैं और उसका समाधान करने का एक मनोवैज्ञानिक जो अप्रोच है वो क्या होता है, ताकि हम उसको ये देख पाएं कि हमें कौन सी समस्याएं आ रही हैं और हम उसका समाधान किस तरह से कर सकेंगे। जी, सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब जो अगर मैं बात करूँ सीखने की तो हमारे मनोविज्ञान में बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस हुए, ऐसी स्टडीज हुई है जो ये बताती है कि सीखने का जो व्यवहार है वो किसी प्रजाति से नहीं बल्कि ये एक यूनिवर्सल है। ऐसा कुछ स्टडीज में ऐसा किया गया है कि मानव के बच्चों को
किसी पशु के पास रखा गया और ऐसा देखा गया कि जो पशु का जो व्यवहार है उस बच्चे ने ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लिया। तो इसका मतलब यहाँ ये है कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो स्वाभाविक है। इसमें किसी प्रजाति या मतलब जानवर या इंसान या किसी कल्चर का रोल है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक तो पहली चीज क्या है कि सीखने की प्रक्रिया है वो स्वाभाविक है। अब हम कहते हैं एक बहुत बड़ा डिबेट है नेचर वर्सेस नर्चर, कि जो हमारा व्यक्तित्व है वो हमारे जीन से आता है या हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। तो इसमें इस डिबेट पे हम ना जाके अगर हम देखें जो मॉडर्न थ्योरीज कहती है, मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा आधी जो कैपेसिटी है सीखने की वो हमारे जीन से आती है और आधा हमारे इन्वायरमेंट से आता है। मीन्स अगर मेरे पास एक पार्टिकुलर जीन जेनेटिक्स हैं जो एक पार्टिकुलर व्यवहार को करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, और अगर उसी तरीके का इन्वायरमेंट भी मिला तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उस व्यवहार को जल्दी सीखेगा। लेकिन अगर इसके उल्टा अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला तो जो व्यक्ति कैपेबल होते हुए उस व्यवहार को नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना है कि जो हम किसी व्यवहार को सीखने के लिए, अगर मैं बात करूं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप जिस वातावरण में हैं, जिस परिवेश में हैं, उस परिवेश को जितना हो सके पहली चीज उसमें आप ढलने की कोशिश करें। अच्छा, कई बार होता यह है कि जो विद्यार्थी लोग होते हैं वो अपने एक घर के माहौल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, और वही विद्यार्थी जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो कई बार उनको अजीब सा एंजाइटी होने लगता है, स्ट्रेस हो जाता है कि यार ये माहौल तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मतलब इस माहौल में मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो जो कंटेक्स्ट था पढ़ाई था बिल्कुल शांत वाला माहौल था, अकेले में रहने वाला था या किसी दूसरे तरीके का माहौल था, और यहाँ आके माहौल अलग ही चेंज हो गया। तो उस माहौल की वजह से कई बार वो स्ट्रेस हो जाता है और फिर हमें ये लगता है कि ये जो चीज़ें हमें आती थी वो भी हम भूल गए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है यहाँ की माहौल हमारे लर्निंग एबिलिटीज़ को इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहली चीज़ कि हम किस माहौल में हैं उसको हम रेगुलेट करें और उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करें। कभी कभी ये जो लर्निंग एबिलिटी का जो इम्पैक्ट है एटमॉस्फेयर का, वो पॉजिटिव भी तो हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है। एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट पॉजिटिव इस तरीके से होता है कि जो विद्यार्थी है वो क्या करते हैं कि अलग अलग इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं तो उनका एक मानसिक जो क्या कहते हैं एक स्टिग्मा है वो ये नहीं रहता है कि पढ़ने एक पार्टिकुलर सेटिंग में ही हम करेंगे पढ़ाई तभी जाके होगी, बल्कि वो अलग अलग माहौल में पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। और ऐसे में जब आप किसी भी परिस्थिति में जाते हैं तो हमारा माइंड पॉजिटिवली वर्क करने लग जाता है कि उससे इन्वायरमेंट से उसको बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, बल्कि उसकी जो पर्सनल एबिलिटीज़ हैं उससे वो इम्पैक्टेड होती है चीज़ें। तो अब मैं चाहूँगा कि मनोविज्ञान की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके के मनोविज्ञान का जो अप्रोच है वो प्रॉब्लम को डील करता है, रिजॉल्व करने का प्रयास करता है। क्या मतलब मनोविज्ञान में कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, कुछ ऐसे लोगों में समस्याएं आती हैं जिसका मनोवैज्ञानिक समाधान नहीं हो पाता या नहीं हो सकता? ये कौन सी एक लिमिटेशन होती है जिसको मनोविज्ञान ये कहता है कि अब इसका सुधार नहीं हो पाएगा? जैसे कुछ लोग होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, है ना, तो मतलब क्या इसका मतलब क्या है कि वहां पर क्या मनोवैज्ञानिक क्षमताएं काम करना बंद कर देती हैं या फिर उस अवस्था में मनोवैज्ञानिक रूप से उसे ठीक नहीं किया जा सकता? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और इसके लिए मैं एक यहाँ कोट कहना चाहूँगा कि वो हम कहते हैं कि अति किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि जो भी मानसिक समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं हमारे दैहिक समस्याओं के बराबर ही है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर मान लो बुखार हुआ तो अगर उसने बुखार की दवाई खाई तो बुखार ठीक हो जाता है,
अगर मान लो किसी व्यक्ति के शरीर में कुछ गांठें बन रही है और उस गांठों को शुरू में हम लोग इलाज करते हैं कि ये क्या है, उसको कुछ इलाज करो तो वो सही हो जाती है। और अगर उन गांठों को हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसकी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो गांठें हैं वो अल्टीमेटली कैंसर बन सकती है। मतलब जो मनोवैज्ञानिक जो समस्या है वो एक भौतिक समस्या, शारीरिक समस्या बन सकती है। बिल्कुल। यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स बड़ा इम्पोर्टेंटली डिस्कस किया जाता है, माइंड बॉडी रिलेशनशिप, और इसमें एक कन्वर्जन रिएक्शन करके एक बात आती है। तो ये मतलब आखिर होता किस तरीके से है कि मेरी एक जो मनोवैज्ञानिक, मेरी जो तनाव है, एंजाइटी है, वो कैसे कैंसर में बदल जाता है जी, है ना? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जिस तरीके से हमारे शरीर में बुखार से लेके, कैंसर से लेके, किसी और भी फिजिकल परिस्थिति में जो दैहिक समस्याएं हैं वो जितना इम्पोर्टेंट है, उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारी मानसिक समस्याएं भी हैं। और जिस तरीके से ज़्यादातर दैहिक समस्याओं का इलाज है, उसी तरीके से ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक समस्याओं का भी इलाज है। लेकिन अगर आप उन समस्याओं को शुरू में पहचान लें और उनको शुरू से ही केयर करना शुरू कर दें, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और उनका कोई भी फिजिकल रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे देखे जाते हैं कि जो मानसिक समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसके कारण कुछ फिजिकल समस्याएं भी होने लग जाती हैं। मतलब लॉन्ग टाइम तक हमारे अगर तनाव ही हो रहा है या चिंता ही हो रहा है या फियर ही हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे हमारी जो शरीर है उसको एक अलग तरह की समस्या में रूपांतरित कर देती हैं, है ना? तो इसी को ही शायद साइकोसोमैटिज्म जो कहा जाता है कि शरीरवाद की एक जो पूरी एक होलिस्टिक जो अप्रोच है प्रॉब्लम को देखने का, कि हमारी मानसिक अवस्थाएं निश्चित रूप से हमारी शारीरिक रूप से हमें प्रभावित करती हैं। हमारा मन थकता है तो हमारा शरीर भी थक जाता है, हमारा शरीर थकता है तो हमारा मन काम करना कम कर देता है। तो इनके बीच कहीं ना कहीं एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट भी करते हैं और रेस्पॉन्स भी करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अगर हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का पूरा ध्यान रखना होगा, और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है तो हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और मानसिक समस्याओं का एक मानसिक उपचार करना होगा, शारीरिक समस्याओं का शारीरिक उपचार करना होगा। लेकिन अगर मानसिक समस्याओं की जड़ें अगर शारीरिक समस्या में है तो शारीरिक समस्या के समाधान से ही हम मानसिक समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। तो ये एक अपने आप में एक होलिस्टिक अप्रोच है प्रॉब्लम को देखने का। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि अंतिम में कि जो मनोविज्ञान है, मानवीय जो क्षमताएं हैं, इसको उसके सर्वोच्चतम क्रियाशीलता तक या सृजनात्मकता तक ले जाने के लिए मतलब हम क्या कर सकते हैं? किस तरह की एक मनोवैज्ञानिक हमारी समझ होनी चाहिए कि हम अपनी सीखने की क्षमता, याद करने की क्षमता, समझने की क्षमता, इसको उसकी ऑप्टिमम पोटेंशियल तक ले जा सकें? जी। सबसे पहले तो हमें अपने जो मन है उनको डिसेंसिटाइज करना पड़ेगा। अब डिसेंसिटाइज करने का मतलब ये है कि जैसे सपोज अगर कोई व्यक्ति है, उसको कोई दैहिक समस्या हो गई, जैसे बुखार आ गया या कोई गंभीर दैहिक समस्या आ गई, तो वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, ये तो ठीक है दैहिक समस्या है, हम दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे कुछ दवाइयाँ लेते हैं, ज़रूरत हुई तो टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट करवाने के बाद दवाइयाँ लेते हैं और फिर एक कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी सही हो जाए। लेकिन जो मानसिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याओं के लिए ठीक इसके विपरीत हमारे जो रिएक्शंस होते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो किसी गंभीर मानसिक समस्या से अगर सफ़र कर रहा है, उसे गंभीर मानसिक समस्या भी है, तो उसे लगता है कि यार ये तो कुछ अलग ही चीज़ें हैं जो मुझे छुपा के रखना है, मुझे किसी से बताना नहीं है। और ये जो समस्या है वो बहुत सारे समस्याओं को लेके आती है। तो सबसे पहले हमें अपने एक जो रिसेंट रिसर्चेस हैं, जो नई शोध हुए हैं, उन शोध के अनुसार ये कहते हैं कि हर 5 में से 1 व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है।
और शिकागो यूनिवर्सिटी के एक शोध पत्र में ये पब्लिश हुआ था और ये बताया गया था, ये 2023 का रिपोर्ट है, 23 में ये बताया गया था कि हर 5 में से एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक समस्याओं से सफर कर रहा है, मतलब मनोवैज्ञानिक समस्या है उसे। लेकिन उन 5 में से सिर्फ 2 लोग उस चीज को पहचान पा रहे हैं और उसको रिपोर्ट कर पा रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ मानसिक समस्या है, और उस मानसिक समस्या के लिए उन्होंने किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया है। तो अब ये देखिए कि हर 8 में से हर 5 आदमी बीमार है मानसिक रूप से, और उन 5 में से सिर्फ 2 व्यक्ति ही कह रहे हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत है कंसल्टेशन की, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की समस्या है। तो बाकी लोग कहाँ चले गए? बाकी लोग क्या करते हैं, अपने जो समस्या है उनको दबा देते हैं, और एक बार जिस समस्या को आपने दबाया वो समस्या बल्कि खत्म नहीं होती है, बल्कि उससे ज्यादा तेजी से सामने आती है। इसीलिए तनाव को कभी कभी साइलेंट किलर कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि मानसिक समस्याओं को समझें कि ये मानसिक समस्याएं भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं, उतनी ही जरूरी है उनको समाधान करना जितना हमारे फिजिकल या दैहिक समस्याओं का समाधान करना है, एक चीज। दूसरी चीज, इसमें कोई भी स्टिग्मा ना करे कि अगर कोई किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गया है, किसी काउंसलर के पास गया है, मतलब कि वो पागल है। हम अपने डे टू डे लाइफ में इस बात को बहुत जनरली कहते हैं, अरे वो तो पागल है, या वो तो काउंसलर के पास गया है, या वो पागल के डॉक्टर के पास गया है। लेकिन अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो हमारे मनोविज्ञान में पागल नाम का कोई टर्म है ही नहीं, ना कोई पागल डॉक्टर नाम के कोई टर्म है, बल्कि ये मानसिक समस्याएं हैं जो अलग अलग तरीके की होती हैं, और हर पर समस्या का कुछ ना कुछ समाधान है। डिसऑर्डर हो गई है उसको ऑर्डर में लाना है, बस डिसऑर्डर हो गई है, वो ऑर्डर से अलग हो गई है, उसको वापस ट्रैक पे लाना है ताकि जो हमारे जो व्यवहार है वो नॉर्मल हो सके। और जहां तक अपने व्यवहार को उच्चतम पोटेंशियल तक ले जाने की बात है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा कि हमारी क्या क्वालिटीज हैं, क्या वीकनेसेस हैं। और हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। जो मेरी विशेषताएं हैं वो आपसे अलग हैं, और जो आपकी विशेषताएं हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति से अलग हैं। और इसका मतलब एक हम लोग टर्म यूज करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। जिस तरीके से हमारे फिंगरप्रिंट्स, जो उंगलियों के निशान हैं, वो हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से हमारे मानसिक एबिलिटीज भी अलग अलग होती है। हमें बस उस मानसिक एबिलिटीज को समझना है और उनको जितना मैक्सिमम यूटिलाइज हो पाए करना है। उसके लिए हमारे पास निगेटिव चीज़ों को नहीं ध्यान देना है कि अगर मेरे व्यक्तित्व में कोई ऐसी निगेटिव चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। सपोज अगर मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ और लेकिन मेरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सोशल लाइफ मेरा कमज़ोर है, लेकिन मैं वक्ता बहुत अच्छा हूँ, तो मुझे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि मेरा सोशल लाइफ कमज़ोर है, बल्कि मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए कि मैं एक बहुत अच्छा वक्ता हूँ। अगर मैं एक अच्छा वक्ता हूँ तो मैं उस कौशल को यूज करके, उस कौशल का इस्तेमाल करके, जो हमारा सोशल सर्कल है, जो मेरा एक समस्या क्या है कि मेरा सोशल सर्कल कम है, और मेरी पहचान क्या है, मेरी विशेषता क्या है कि मैं एक बहुत अच्छा वक्ता हूँ। तो अगर मैं अच्छा वक्ता हूँ, उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो ये मेरा सोशल सर्कल वाला जो इशू है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अब एक अच्छा वक्ता हूँ और मेरी समस्या क्या है कि सोशल सर्कल कम है, अगर मैं इस समस्या को फोकस करता हूं तो ना तो मैं अपने एक व्यक्तित्व को संभाल पाऊंगा, ना मैं इस समस्या को सॉल्व कर पाऊंगा। जैसा सचिन तेंदुलकर को अच्छा खेलना आता है, तो वो अच्छा खेल करके जीवन पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अब वो सोशल लाइफ के एंगेजमेंट गैदरिंग नहीं कर पा रहा हूँ, अगर वो इसको अपनी समस्या बना लेगा तो वो खेल नहीं पाएगा। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही इंसाइटफुल जो हमारी पॉजिटिव चीजें हैं, हमें उसको पहचानना चाहिए
और उसको फोकस करना चाहिए कि उसमें हम अपना मैक्सिमम कैसे कर पाए। बाकी चीजें ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो। नॉर्मली हमें ये इन्फीरियोरिटी हो जाती है कि हम किसी चीज को नहीं कर पाते हैं तो ये मेरी कमजोरी है, तो अपनी कमजोरी की तरह हम उसको देखने लगते हैं बजाय हमें अपनी क्वालिटी को देखने के। हमें अपने स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, वीकनेस को धीरे धीरे रिड्यूस करना है, उस पर उतना ध्यान नहीं देना है। हालांकि जिस चीज पर हमारा इंटरेस्ट है उस पे हमारी अगर कोई वीकनेस है तो हमें उस पर निश्चित रूप से ध्यान देना है ताकि इम्प्रूवमेंट की जो संभावना है, पॉसिबिलिटीज हैं, वो हो सके। अच्छा, अब एक चीज और है यहाँ कि हमारे देखने का जो नजरिया है उसमें भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। एक बहुत ही पुराना पैराडॉक्स है जिसको कहते हैं हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। जैसे एक गिलास आधा, अगर मैं आधा पानी इसमें भर दूं तो ये बहुत पुराना पैराडॉक्स है। हम कहते हैं कि आधा गिलास भरा है या आधा गिलास खाली है। तो कुछ कह सकते हैं कि आधा भरा है, कुछ कह सकते हैं कि आधा। अब यहाँ देखने का नजरिया हमारा अलग अलग है। जिसके पास वो जो कहता है कि आधा खाली है, चांसेस ऐसे हैं कि वो निगेटिव चीजों को ज्यादा देखता है। चांसेस ऐसे हैं, एब्सेंसेस को, क्या नहीं कर पाए उन चीजों को ज्यादा कंसर्न करता है जी, बजाय मैं अभी क्या कर चुका हूँ, क्या कर सकता। तो हमें बजाय इसके कि हम क्या नहीं कर पाए या हमारी क्या क्षमताएं नहीं है, हमें इस पे फोकस करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमने क्या किया और हम क्या कर सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही इंसाइटफुल है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति, रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्षमताएं निश्चित रूप से होती हैं जिससे वो समाज में और अपने व्यक्तिगत जीवन में ये योगदान दे सकता है। लेकिन ये हमारे देखने की पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस पर्सपेक्टिव से जीवन को देख रहे हैं। हम क्या नहीं कर पाए उसके बारे में नहीं सोचना है, बल्कि हम जो क्या कर सकते हैं इसको देखने वाली जो हमारी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, हमें उसको विकसित करते हुए हम अपने पूरी मनोवैज्ञानिक ढांचा को मजबूत बना सकते हैं और जितने भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं उसको संभालने की एक निश्चित और एक अनिवार्य क्षमता अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। तो आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपसे सीखने को मिली, आप हमारे स्टूडियो में हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।